हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11th। द चैप्टर नेम इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज टॉर्क। तो टॉर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है रोटेशनल मोशन के लिए। जैसे आपको फोर्स का पता होना बहुत जरूरी है, लॉज ऑफ मोशन। जब भी आप बात करते हो ट्रांसलेटरी मोशन तो वहां फोर्स से हम इक्वेशंस बनाया करते थे, फोर्स आपका बहुत मेन था, F = ma। ऐसे यहाँ पर टॉर्क के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। टॉर्क क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक चीज है टॉर्क, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बेसिक है पर सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, आपको ध्यान से बढ़िया तरह से समझनी पड़ेगी पूरी बात। ठीक है भाई। तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स में ऑलरेडी मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कवर कर चुका हूं, उसकी न्यूमेरिकल से मैंने करवा दी। तो अब जो शुरू करने वाले टॉपिक वो है आपका टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है आप ध्यान से सुने और समझे। इस चैप्टर से पहले जो भी चैप्टर थे उनमें अगर हम फोर्स लगा रहे थे तो बॉडी एक लीनियर पाथ पे मोशन कर रही थी, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही थी फोर्स की वजह से। अब अगर कोई बॉडी फोर्स की वजह से घूमना शुरू कर दे, चले नहीं, घूमना शुरू कर दे, जैसे अगर आप डोर है, डोर के हैंडल पर फोर्स लगाते हो तो घूमता है, चलता नहीं है ना। तो अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए और वो चलने के बजाय घूमना शुरू कर दे, तो जो घुमाने वाला जो फोर्स है, यानी फोर्स का वो इफेक्ट जो बॉडी को रोटेट करा दे, टर्न करा दे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो इट इज डिफाइंड as turning effect of force। It is defined as turning effect of force। It is also called moment of force। It is also called moment of force। चलिए भाई आप समझते हैं बात। तो किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन आता था, लीनियर एक्सेलरेशन, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। पर जब फोर्स किसी बॉडी को घुमाता है तो जो घूमने वाला इफेक्ट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, सिर्फ फोर्स की वैल्यू पर नहीं करता। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाते हो ज्यादा तेज घूमेगा, ये सही है, फोर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। जो घूमने वाला इफेक्ट है टॉर्क जो है वो दो बातों पे निर्भर करता है। एक तो जिस एक्सिस के अबाउट आपकी जो बॉडी घूम रही है उससे कितनी डिस्टेंस पर आपने फोर्स लगाया है परपेंडिकुलर, और फोर्स कितना लगाया है, दो बातों पे निर्भर करता है टॉर्क। एक तो जैसे आप किसी दरवाजे को खोलें, बहुत ज्यादा फोर्स लगा तो तेज घूमेगा, कम फोर्स लगाओ कम तेज घूमेगा। और एक बात और आप ऑब्जर्व करो कि जो डोर होता है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनना पहले पूरी बात। मान लीजिए आपका डोर है और ये इस एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड है, यहाँ पर हिंजेस है, इसके अबाउट ये घूमेगा, कुछ इस तरह से घूमेगा, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स जो है वो इस पॉइंट पर लगाऊं, ए पॉइंट पर, फिर फोर्स में लगाऊं बी पॉइंट पर, और फिर मैं फोर्स लगाऊं सी पॉइंट पर, और तीनों जगह जो फोर्स काम करेंगे वो इक्वल है। भाई हम ए पर ऐसे फोर्स लगाएं, बी पे लगाएं और सी पे लगाएं, तो सेम फोर्स आप लगाओ लेकिन जो घूमने का इफेक्ट है वो अलग अलग आएगा। दरवाजा सेम स्पीड से नहीं घूमेगा, क्यों? फोर्स तो वही है, तो घूमना सेम चाहिए था। इसका मतलब जो घूमने का इफेक्ट है, मतलब जो टॉर्क है वो सिर्फ फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। इस एक्सिस से जितना ज्यादा दूर आप फोर्स लगाते हो उतनी तेज दरवाजा घूमता है, जितना पास लगाते हो उतनी धीमे घूमता है। आप घर पे करके भी देख सकते हो, जिस एक्सिस के अबाउट दरवाजा घूमता है अगर उसके बिल्कुल पास में आप फोर्स लगाओ तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है दरवाजे को बंद करने के लिए। और अगर आप बिल्कुल यहाँ पे लगाओ, इससे बहुत दूरी पर अदर एंड पे लगाओ, एक्सिस के दूसरे वाले एंड पे फोर्स लगाओ, तो आसानी से दरवाजा घूम जाता है कम फोर्स से। इसका मतलब जितना आप एक्सिस के पास आते हो उतना ही टॉर्क कम होता है, जितना आप एक्सिस से दूर फोर्स लगाते हो उतनी टॉर्क बढ़ता है। तो दो बातों पे निर्भर करता है टॉर्क। एक तो आपने फोर्स की वैल्यू क्या रखी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो उससे एक्सिस कितनी दूरी पर है, इस बात पे भी निर्भर करता है क्या, जो घुमाने वाला इफेक्ट है, मतलब टॉर्क। तो अब आपको ध्यान रखनी है ये बात।
तो भैया तो बात हो गई टॉर्क की। अब हम बात करते हैं टॉर्क को मेजर कैसे करेंगे। देखिए टॉर्क जो है वो दो केस होते हैं, एक तो टॉर्क अबाउट एक्सिस और एक होता है टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। अब कोई आपकी पॉइंट मास की बॉडी है और वो किसी पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है, तब टॉर्क कैसे निकालेंगे। और अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है तब टॉर्क कैसे निकालेंगे। दोनों में थोड़ा सा माइनर सा फर्क है, लेकिन ये कंसेप्चुअल चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। हालांकि टॉर्क अबाउट एक्सिस जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत कम आता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो सुने एक बार ध्यान से। टॉर्क ऑन ए बॉडी about a point is equal to क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी with respect to that point and force vector applied on that body समझिए भाई, टॉर्क को लिखते हैं जिस सिंबल से, वो है टाउ। इस सिंबल से लिखते हैं, इसको बोलते हैं टाउ, TAU, टाउ। तो टाउ सिंबल है टॉर्क के लिए यूज करते हैं। सिंबल का लैटिन लैंग्वेज का सिंबल है ये, तो आपका आंसर आता है R क्रॉस F। अब ये R क्रॉस F क्या है जरा सुने और समझे। मान लीजिए आपकी ये ओरिजिन है, क्या भैया, ओरिजिन, और इस ओरिजिन के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है किसका, एक बॉडी का। मान लीजिए यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास क्या ले लिया आपने, m ले लिया, और इस पे मान लीजिए फोर्स F वेक्टर इस तरह से काम कर रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको मिलाओगे ओरिजिन से, तो इसे क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, और ये हो गया आपका F वेक्टर। तो R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, टॉर्क। R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर को क्या बोल देंगे भैया, टॉर्क। अब ये डेफिनेशन डालता हूं मैं, थोड़ी जगह हो जाएगी, फिगर मैंने ज्यादा ऊपर बना दिया। अब सुनिए, R और F के बीच का एंगल देखा जाए तो मैंने कहा था एक वेक्टर के टेल और एक वेक्टर के हेड पे एंगल नहीं मेजर हो सकता। इसका तो यहाँ हेड और इसके यहाँ पे टेल है, तो पहले आप शिफ्टिंग कर लो, इस R वेक्टर को आगे की तरफ बढ़ा दो, यहां पर आपका एंगल होगा मेजर ये थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हमने वेक्टर वाले चैप्टर में बढ़िया तरह से पढ़ा था, तो हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड आता है वो क्या आता है, AB sin थीटा। यहां पर जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, मॉड ऑफ टॉर्क, वो क्या आ जाएगा, R इंटू F इंटू साइन थीटा। इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर। R वेक्टर और F वेक्टर के बीच का एंगल है आपका जो थीटा है वो। अरे क्लियर होगी बात, चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए और ध्यान से सुनते हैं पूरी बात। ये तो वेक्टर फॉर्म में था, ये वैल्यू आ गई। अब देखो वैल्यू को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, जरा आप ध्यान से सुने और समझे। अब नंबर फर्स्ट केस, यही फिगर है आपका, सेम फिगर है, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। ये ओरिजिन है, ये था आपका फोर्स F, भाई ये थे आपके पास पोजीशन वेक्टर, ये क्या था भैया, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर था आपका, ये थी आपकी ओरिजिन। अब दो केस होंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, F का एक कंपोनेंट लेंगे, यहां पर तो आ जाएगा F cos थीटा,
दूसरा कंपोनेंट ले यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ साइन थीटा। क्या आ जाएगा? एफ साइन थीटा। ये क्या है? एफ परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, एफ परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। और ये क्या है? एफ पैरेलल टू आर वेक्टर। समझे भाई? मॉड ऑफ एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। आर वेक्टर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा नहीं, एफ साइन थीटा, ये तो है वो। तो अगर इस फॉर्मूले को देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं यहां से, जो टॉर्क है आपका वो क्या है? ये वो है आपका R इंटू एफ परपेंडिकुलर। R इंटू एफ परपेंडिकुलर। क्लियर है भाई? यानी जो टॉर्क होता है वो आपका मल्टीप्लाई होता है किसका? एक तो जो बॉडी की डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही है, इस पॉइंट के अबाउट, तो उसकी वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू सीधे सीधे, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एफ वेक्टर जो क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है। तो आप सीधे क्या कर सकते हो? आर और एफ की पूरी वैल्यू मत लिखो, आप सिर्फ वो कंपोनेंट लिख दो जो इसके परपेंडिकुलर है, तो आपका टॉर्क जो है इजीली निकल आएगा। ठीक है? अगर आपको एंगल ना पता हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। या फिर एक और बात समझिए, ये है मान लीजिए आपके पास एफ वेक्टर, तो हम आर वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लेंगे। यार ये आर वेक्टर था कि नहीं था? इस आर वेक्टर को आप यहां शिफ्ट कर लो, शिफ्टिंग में भी तो आर वेक्टर ही रहेगा, सेम वेक्टर सेम लेंथ, यहां पर थीटा एंगल मान लो। तो एक कंपोनेंट तो ये ले लो आप इस तरह से, आर साइन थीटा, और एक कंपोनेंट जो है इसी के पैरेलल ले लो, आर कॉस थीटा, है ना? अब देखिए फॉर्मूला क्या था? ये था आपका r इंटू एफ इंटू साइन थीटा था, तो इसको आप ऐसे लिख दो, f इंटू आर साइन थीटा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? f इंटू आर परपेंडिकुलर। r साइन थीटा क्या है? r परपेंडिकुलर टू f, यही तो है। और ये क्या है? r पैरेलल टू f। पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल है वो तो ये हो गया r cos थीटा, और जो फोर्स के परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया आपका? r sin थीटा। तो r sin थीटा को हम क्या बोलेंगे? द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू फोर्स वेक्टर। तो इस पे भी हम लिख देते हैं इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, तो एक फॉर्मूला आपके पास ही हो गया। अब अगर फोर्स की वैल्यू पता है तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी आप टॉर्क इजीली निकाल सकते हो। तो आपका यहां पर जो ये है, इसका मतलब क्या है? तो आप सीधे f इंटू आर परपेंडिकुलर या r इंटू एफ परपेंडिकुलर या r इंटू एफ इंटू साइन थीटा, तीनों ही फॉर्मूले से आप टॉर्क की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हो। अलग अलग कंडीशन में आपका जो है अलग अलग फॉर्मूला यूज आप कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे वो आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, r इंटू एफ वेक्टर परपेंडिकुलर, वो भी कभी कभी यूज हम कर लेते हैं, वरना r एफ साइन थीटा हम यूज कर लेते हैं। ठीक है? अब इन तीनों से आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एग्जैक्टली सेम आएगा। अरे क्लियर है भाई? तो टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जो है हमने आपको बता दिया कि टॉर्क अबाउट ए पॉइंट हम किस तरह से निकालते हैं। टॉर्क अबाउट ए
पॉइंट जो है हम वो किस तरह से निकालते हैं मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ टॉर्क। न्यूटन मीटर, ये तो आ गई आपकी एसआई में, और 9 सेंटीमीटर आ गई आपकी सीजीएस में। न्यूटन मीटर को हम जूल भी कह सकते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर को आप जूल भी कहते हो, तो जूल भी लिख सकते हो यहां पर चाहो तो। ये होता है आपका अर्ग, इस तरह से न्यूटन मीटर या फिर जूल। एसआई सिस्टम में, और ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फोर्स टॉर्क की, जरा वो भी आप सुनो। तो जैसे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन देखते थे, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर डायरेक्शन देखने, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो इजीली डायरेक्शन निकाल सकते हो बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल से आप क्या कर सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है आपकी, वो राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल से आप निकाल सकते हो। आपको अगर ध्यान नहीं हो तो मैं आपको बता दूं किस तरह से डायरेक्शन निकालते हैं, जरा आप एक बार ध्यान से यहां पर देखो और समझो। मान लीजिए आपके पास ये फिगर है, ये एक और बात लिख दूं, टॉर्क इज ऑलवेज perpendicular to both r vector and f vector। r vector और f vector दोनों से ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है कौन, टॉर्क। यानी जिस प्लेन में r वेक्टर और f वेक्टर होते हैं उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है कौन, टॉर्क जो है आपका। इस सिंबल का नाम है टाउ। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे जरा देखो। वैसे मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल लिया था जिसका मास m लिया था मैंने, उस पे फोर्स f वेक्टर मैंने मान लिया, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है आपको, ओरिजिन के अबाउट। तो ये हो गया मान लीजिए आपके पास r वेक्टर, अरे भाई क्या हो गया, r वेक्टर, ठीक है, r वेक्टर हो गया। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे जरा आप ध्यान से देखो और समझो इस बात को, किसकी, टॉर्क की। तो बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। वैसे राइट हैंड रूल थंब रूल क्या होता है देखें, राइट हैंड, ये आपका राइट हैंड है, इसके थंब और फिंगर्स को आप 90 डिग्री के एंगल पर कर लो, इस तरह से कर लिया। फिर इस, क्योंकि हमें r क्रॉस f करना है, ये बात ध्यान रखना, f क्रॉस r मत कर देना, उल्टा हो जाएगा। ये आपके पास r वेक्टर, r वेक्टर को आप आगे की तरफ बढ़ा लो, जैसे बढ़ा दिया मैंने, शिफ्टिंग कर ली। अब आप क्या करोगे, जिस प्लेन में r और f है उसके परपेंडिकुलर कर दो पहले अंगूठा, इस तरह से कर दो, कर दिया, या फिर आपका इस तरह से आएगा या तो फिर आपका इस तरह से आएगा। अंगूठा जो है, थंब जो है वो इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर रहेगा, तो बाहर की ओर या तो अंदर की ओर। डायरेक्शन टॉर्क किया तो अंदर की ओर आएगी या तो बाहर की ओर आएगी। अब कैसे करना है वो देखो, उंगलियां जो है वो r के पैरेलल करके f की तरफ मोड़िए। अगर r क्रॉस f है तो जो है आपको राइट हैंड से करना है, राइट हैंड की जो उंगलियां हैं वो r के पैरेलल करके और f की तरफ मोड़ देंगे, उठा खोल देंगे अंदर की ओर। डायरेक्शन कैसी आएगी, अंदर की ओर। अरे किधर आएगी भाई, अंदर की ओर, ये समझे, डायरेक्शन कैसी आ जाएगी भाई, अंदर की ओर। मान लीजिए आपका ये होता r वेक्टर और इधर आपको दिया होता f वेक्टर। मान लीजिए इस वाले केस में वो अंदर की तरफ आ रही है, परपेंडिकुलर इनवर्स, ठीक है, नॉर्मली इनवर्स आ रही डायरेक्शन। यहां पर हम r वेक्टर को पहले आगे बढ़ा लेंगे, फिर वही करेंगे,
आर के पैरेलल कर देंगे उंगलियां और एफ की तरफ मोड़ेंगे, तो ऐसे करके एफ की तरफ मोड़ रहे हैं उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को। डायरेक्शन अंगूठा बता रहा है किस तरफ आएगी, तो अंगूठा जिस तरफ शो कर रहा है मतलब ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर। यहाँ पे टॉर्क कैसा आ जाएगा, इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। ये क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर होता है। क्लियर है बात, आउटवर्ड्स और ये इनवर्ड्स, इस तरह से आपको डायरेक्शन यहाँ पे निकालनी होती है। और अगर आपको भाई कम समझ में आए तो बहुत आसान तरीका है, आप सीधे आर से एफ को मिला दो, सीधे आर को एफ से आप मिला दो। सिंपल ट्रिक क्या है समझो, आपका आर और एफ दे रखा है, तो आर को एफ से मिलाओ। कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज। घड़ी के चलने की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज और उल्टा बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मूव यानी आप आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ चलिए। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो जैसे दिखा रखा है मैंने, तो डायरेक्शन कैसी आएगी, इनवर्ड्स। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो देन टाउ इज इनवर्ड्स के लिए सिंबल होता है। जिसमें आपके आर और एफ वेक्टर है उस प्लेन से परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन आती है किसकी, टॉर्क की। अगर आप आर से एफ की तरफ जाते हुए क्लॉकवाइज घूमते हो तो अंदर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो बाहर की ओर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊं यहां पर, तो मान लीजिए एक बॉडी है, आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है भाई, और जो पोजीशन वेक्टर है आपका अब बताइए टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इस पहले आर वेक्टर को हम आगे की ओर शिफ्टिंग कर लेते हैं इसकी, और आर से एफ को मिलाया तो मैंने कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क कैसा आएगा, आउटवर्ड्स। भाई टॉर्क कैसा जाएगा आपका, आउटवर्ड्स। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आउटवर्ड्स, किसके प्लेन, जिसमें आर और एफ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, अरे जिसमें आर और एफ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा होगा हमेशा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या फिर आप आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से भी डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हो, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में कर देना, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए ये एफ वेक्टर है और ये मान लीजिए आपका आर वेक्टर है, इस तरह से दे रखा है आपको।
तो इस केस में क्या करेंगे, तुरंत आर वेक्टर को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। आर से एफ जाते समय कैसा दिख रहा है, दोनों की टेल पहले मिलनी चाहिए आपस में, दोनों की टेल आपस में मिलनी चाहिए, तब उसके बाद घूमते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि सीधे इधर से घुमा दो, ऐसे गलत हो जाएगा ऐसा। पहले दोनों की टेल मिलनी चाहिए आपस में। तो कई बच्चे ऐसे घुमा देंगे सर आर से एफ ना, पहले टेल जो इसकी टेल थी वो ऐसी थी, तो इसको पहले आगे की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। दोनों की टेल एक जगह पर आएंगे तब आर से एफ की ओर घूमो। अगर क्लॉकवाइज चलते हो, दोनों की टेल जब एक जगह पर हो तभी ऐसा करना, फिर क्लॉकवाइज में आपके अंदर की ओर और एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की ओर। तो यहाँ पर भी टॉर्क कैसा आएगा आपका, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर कैसा आ जाएगा भैया, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखें आपको समझ में आया कि नहीं। टॉर्क निकालेंगे अबाउट ए पॉइंट। मान लीजिए आपके पास ये ओरिजिन है O और एक पार्टिकल है जिसका जो मास है वो दे रखा है आपको, मान लीजिए 2 kg, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं 4,2। फाइंड टॉर्क ऑन मास 2 kg ड्यू टू इट्स वेट अबाउट ओरिजिन। ये क्वेश्चन हो गया भाई आपके पास। सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन का, जरा आप ध्यान से सुने और समझे इस बात को। कैसे करेंगे भाई, देखो डायरेक्शन भी निकाल देंगे हम, इसमें वैल्यू भी निकाल देंगे। देखिए इसका जो वजन है, वेट है, यानी जो फोर्स है वो तो mg आएगा। mg कितना आ जाएगा, 2 × 10, तो आ गया आपके पास 20 न्यूटन। अरे कितना आ गया भैया, 20 न्यूटन। अब जो r वेक्टर है आपके पास वो ये है, इट इज r वेक्टर, जो कि आपके पास आ जाएगा 4 i कैप प्लस 2 j कैप। ये बताया था मैंने। तो आपके पास कई तरीके करने के, तो क्रॉस प्रोडक्ट से कर लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये 20 नीचे की ओर है तो -20 j कैप, क्रॉस से करोगे आपका आंसर आ जाएगा। r क्रॉस f करके भी आपका आंसर निकल सकता है। अगर आपको r क्रॉस f से नहीं करना तो आपके पास सिर्फ वैल्यू निकालने का ही फॉर्मूला है, तो वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप इजीली बता सकते हो। फॉर्मूला क्या भैया, या तो f r परपेंडिकुलर, या r इंटू एफ परपेंडिकुलर, या फिर r इंटू एफ इंटू साइन थीटा। तो आप चाहो तो यहाँ पे थीटा निकाल सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर जो सिंपल फॉर्मूला आपका बैठेगा वो ये वाला बैठ जाएगा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। अब एफ वेक्टर से आर वेक्टर का वो कंपोनेंट लो जो एफ वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो आर वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर आएगा और एक इधर आएगा, ऐसे तो आएगा। तो यहाँ पर जो अब फोर्स कैसा था आपका, फोर्स आपका वाई के होंगे इस तरह से। तो आर वेक्टर का देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये फोर्स के परपेंडिकुलर है कि नहीं, जिसकी वैल्यू 4 है, और ये वाला पैरेलल है जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है। आर वेक्टर का वो कंपोनेंट जो जे के लोग उसकी वैल्यू 2 है, जो एक्स के लोग उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। और ये x के लोग और फोर्स y के लोग, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब r का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर है वो 4 है, और जो पैरेलल है वो 2 है। तो आपको कौन सा वाला यूज करना होता है फॉर्मूले में, परपेंडिकुलर वाला। पैरेलल वाले से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा सीधे सीधे। फोर्स कितना है, 20 × 4, तो आ गया आपके पास 80 न्यूटन मीटर। लो आंसर हो गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन आप यहीं से निकाल सकते हो। डायरेक्शन को निकालना मैंने आपको सिखाया था। डायरेक्शन में क्या करते हैं हम, इस आर को आगे की ओर बढ़ा देते हैं,
दोनों की टेल यहां पर आ गई। अब ये आर वेक्टर से आर से एफ की ओर आने पे कैसे घूम रहे हो आप? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे आएगी टॉर्क की? इनवर्स। इनवर्स, तो इनवर्स को हम बोलते हैं के कैप। नेगेटिव जेड एक्सिस आएगा ना इसमें, ये वाई है और ये एक्स है, तो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव जेड। तो टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप 80 माइनस के कैप लगा सकते हो इसमें, ये लो आंसर आ गया। आर से एफ की तरफ आप क्लॉकवाइज घूमे तो अंदर की ओर टॉर्क है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो बाहर की तरफ है टॉर्क। आर और एफ जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका बाहर या अंदर की तरफ आ जाएगा आंसर। क्लियर है भाई? डायरेक्शन भी निकाल दी हमने, वैल्यू भी निकाल दी। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपके पास मान लीजिए एक पार्टिकल था जिसको आपने ओरिजिन से थर्टी 37 डिग्री के एंगल से आपने फेंक दिया। यू 10 मीटर पर सेकंड है, आपका जो मास है 1 kg है। ठीक है, अब हम फेंक दिया। फाइंड टॉर्क ऑन मास 1 kg ड्यू टू इट्स वेट अबाउट origin when it reaches at its highest point. In vertical direction. यानी जब भी मैक्सिमम हाइट पर होगा, भाई पैराबोलिक पाथ है इसका, जब भी मैक्सिमम हाइट पर होगा आपका, तब आपको बताना है कि इसका जो इस पे जो टॉर्क काम कर रहा है वो कितना कर रहा है ड्यू टू इट्स वेट। क्लियर है भाई? चलो आगे देखते हैं क्या सिस्टम बैठेगा इसका। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? अब देखते हैं सॉल्यूशन। इस तरह से जब ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, यानी यहां होगा, तब इसका जो वजन है वो कैसे काम कर रहा होगा? नीचे की तरफ कर रहा होगा mg, जो कि हो जाएगा 1 × 10 यानी 10 न्यूटन। क्लियर है भाई? और जो इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो आपकी ये हो जाएगी, ये आ जाएगा, है क्या नहीं? अब जो r वेक्टर है, अब ध्यान से देखो, जो भैया r वेक्टर है, इस जगह पर अगर हम r वेक्टर के कंपोनेंट करें तो एक तो कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा और एक कंपोनेंट आ जाएगा r वेक्टर का इस डायरेक्शन में। तो फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला मोड ऑफ r, जो रेंज के आधे पर आएगा, यानी रेंज ही तो होती है पूरी। अगर यहां से देखें, ये क्या होता है? r/2, जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं r/2, h। जब कोई पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होता है पैराबोलिक यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट उसके होते हैं फ्रॉम ओरिजिन वो होते हैं r/2, h। अब फोर्स की परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो j की डायरेक्शन में है, तो हमें सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लेना है। ये वाला कंपोनेंट हमारे काम का नहीं है r वेक्टर में। तो ये है आपका r वेक्टर, एक कंपोनेंट आपका इसका ये और एक कंपोनेंट ये है। ये तो हो गया आपका r परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये हो जाएगा r पैरेलल कंपोनेंट। किसके पैरेलल? फोर्स के पैरेलल, जो कि h है। और फोर्स आपका इस तरह से काम कर रहा है, जो है F वेक्टर नीचे की ओर, जिसकी वैल्यू क्या है? 10 है।
ये तो है। तो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था, फोर्स मल्टीप्लाई आर परपेंडिकुलर। आसानी से हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू क्या है 10 और आर परपेंडिकुलर कितना है भैया r/2। और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। मोड ऑफ टॉर्क जो आएगा वो भाई तो फॉर्मूला होता है आपके पास। क्लियर है? तो अब देख ले आंसर क्या जाएगा इसका। 10 यू कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा को आप देख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और जी की वैल्यू आप लिख दो 10। साइन 37 कितना आ जाएगा भाई, साइन 37 कितना हो गया आपके पास, cos 37 4/5, तो 96 न्यूटन मीटर का आंसर आ गया। ठीक है भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक को देख लेना अपने हिसाब से, करना आपको ये था जो मैंने कर दिया है। अच्छा r/2 और था तो यहां पर एक 2 और आएगा, एक मिनट रुकिए। r की वैल्यू लिखी थी मैंने, 2 नहीं लिखा, 2 भी था, ये 2 भी लिखो। r 48 न्यूटन मीटर आएगा। आर की वैल्यू होती है भैया, रेंज आपको पता होगी तो इजीली आपका आंसर है, कोई खास दिक्कत इसमें नहीं। इस तरह से आप यहां पे टॉर्क निकाल सकते हो। डायरेक्शन क्या आएगी, देख लो आप भाई, ये तो आर है, आर को इस तरह से मिलाओ एफ। देखो यहां पे आर आपको किस तरफ है, ये हो गया आपका आर वेक्टर। इसको अगर हम यहां से मिलाते हैं तो कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज। आर से एफ को मिलाओ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्ट इनवर्स, तो ऐसा बना रहा हूं सिंबल इनवर्स नेगेटिव जेड एक्सिस। ये लो आंसर आ गया, दैट्स इट। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो अपना फॉर्मूला। टॉर्क आ गया। ये हो गया भैया टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। नाउ टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, थोड़ा ध्यान से आप समझना, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट और टॉर्क अबाउट एन एक्सिस दोनों में थोड़ा सा फर्क है। टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जो होता है आपका वो हमेशा r क्रॉस f आता है, पर जो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको यहाँ पर तो थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक डोर है, आपके पास क्या है, एक डोर है, ठीक है, और जो डोर है उसमें इस तरह से एक्सिस है जिसके अबाउट आप घुमा सकते हो इस डोर को। एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लीजिए। अरे क्लियर है भाई,
इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं L, ठीक। अब आप देखिए तीन तरह से फोर्स लगा सकते हो। मान लीजिए आपने यहां पर फोर्स लगाया, इस तरह से, ठीक है। केस फर्स्ट है ये। केस सेकेंड में क्या आएगा, एक बार फोर्स आपने इस तरह से लगा दिया, भाई फोर्स इस तरह से लगाया, एक बार आपने फोर्स इस तरह से लगा दिया, ये फोर्स F है। और तीसरे केस में आपने जो है लगा दिया ये तो अलोंग y है, ये अलोंग x लगाया आपने फोर्स, और इस बार आपने लगा दिया अराउंड यहाँ पे z एक्सिस फोर्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। अब चूंकि इस एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए आपका दरवाजा फ्री था, अब दरवाजे पे फोर्स लगाओ, ठीक है। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझे। मान लीजिए ये आपका ये डोर है और ये इस तरह से खुलने के लिए फ्री है, ये डोर है आपका इस तरह से, है ना, और ये ऐसे खुल सकता है और ऐसे बंद कर सकते हैं इसको इस तरह से, लाइक दिस। ये डोर है, ये क्या भाई डोर, यहां से इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे करके, ऐसे वैसे घुमा सकते हैं। अरे क्लियर है भाई, ऐसे घुमा सकते हैं इसको, ठीक। अब देखिए सुनिए और समझिए। यहां पर चाहो तो आप आउटवर्ड लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, समझने के लिए आप देखो एक बार इस तरह से। मान लीजिए ये एक्सिस है, हाँ इस तरह से है एक्सिस, ये दरवाजा है आपका, यहाँ इसके अबाउट ही घूम रहा है इस तरह से। अब अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं ऊपर की तरफ, ठीक, घूम कहां रहा है देखो यार, समझो बात को भाई। ये ऐसे दरवाजा था, अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ जेड एक्सिस पर इस तरह से, ऐसे धक्का मारूं तो घूम जाएगा ये, ठीक है, अच्छी बात है। अगर इसको ऐसे धक्का मारता हूँ इस डायरेक्शन में ऐसे, तो नहीं घूम रहा है, देखो धक्का मार रहा हूं, कहां घूम रहा है, घूमेगा, पॉसिबल ही नहीं। ऐसे खींचो तब भी नहीं घूमेगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे लगाता हूं फोर्स इस डायरेक्शन में तो ये नहीं घूमेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं फोर्स ऐसे ऊपर की ओर, तब भी तो नहीं घूम रहा, कहां घूम रहा है देखो, लगाया तो मैंने ऊपर से, नीचे की ओर लगा दो ऐसे, तब भी नहीं, केवल ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। मतलब आपका जो इन तीनों केस में दरवाजा घूमता है केवल इस वाले केस में, फर्स्ट केस और सेकेंड केस में आपका जो डोर है वो घूम नहीं रहा, मतलब इन दोनों में टॉर्क है नहीं भाई। इन दोनों केस में क्या है, टॉर्क नहीं, टॉर्क घुमाता है ना, कहां घूम रहा है, घूम तो रहा ही नहीं है। टॉर्क कितना आ गया, 0 भाई, टॉर्क तो है ही नहीं इस केस में, टॉर्क कहां है, टॉर्क थोड़ी घुमा थोड़ी रहा है, टॉर्क नहीं घुमा रहा ना। तो यहां पर टॉर्क आपका घुमा नहीं रहा है, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो सिर्फ इस वाले केस में आएगी, ध्यान रखनी है आपको बात। तो टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट है। अब अगर घूम ही नहीं रहा है तो इसका मतलब टॉर्क कितना हो गया, 0, कोई फायदा नहीं उस टॉर्क का। आप कितने फोर्स लगाते हो यहाँ पे, ये फोर्स कभी भी घुमा नहीं सकता इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, हमेशा 0, कभी घूमेगा ही नहीं, कभी भी घूमेगा ही नहीं। इस फोर्स की वजह से घूम रहा है केवल, और इस फोर्स की वजह से भी नहीं घूम रहा। अब हुआ क्या था, आप देखो ध्यान से, अगर इस एक्सिस से देखें तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी उसको हम बोलेंगे आर वेक्टर, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगी उसको हम बोलेंगे आर वेक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी उसको बोलेंगे आर वेक्टर। तो फर्स्ट केस में F जो है वो परपेंडिकुलर टू R है, Y टॉर्क क्या है आपका, 0 है। सेकेंड केस में F पैरेलल टू R है, हेंस टॉर्क की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। यार पैरेलल का मतलब साइन थीटा 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। थर्ड केस में F परपेंडिकुलर R है, और जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, R इंटू F, सीधे सीधे। F और R परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हो F इंटू R वेक्टर,
F इंटू आर परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वाले केस में भी F परपेंडिकुलर आर था पर वैल्यू क्यों जीरो आई वो समझना है आपको। तो अगर F परपेंडिकुलर है भी आर के, अगर आपका F आर के परपेंडिकुलर फिर भी आपका टॉर्क जीरो आ सकता है एक्सिस के अबाउट, पॉइंट के अबाउट नहीं आएगा। पॉइंट के अबाउट कंफर्म है कि आंसर आपका क्या आएगा, आर क्रॉस एफ आएगा। तो एक्सिस के अबाउट क्या है, एफ परपेंडिकुलर होने के बाद भी जीरो आ सकता है आंसर। इसका मतलब यहां पर जो डेफिनेशन रहेगी वो कुछ डिफरेंट रहेगी पिछली बार से। तो एफ और आर दोनों अगर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तब भी वो किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो दे सकते हैं। अरे क्या दे सकते हैं, टॉर्क जीरो दे सकते हैं, ठीक है, जीरो दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर जो टॉर्क आ रहा है, टॉर्क हमेशा क्या होता है, एक्सियल वेक्टर है, टॉर्क हमेशा एक्सिस के अलोंग आएगा। अरे टॉर्क कैसा आएगा, हमेशा एक्सिस के अलोंग आएगा। टॉर्क की बात आपको ध्यान रखनी है, टॉर्क कैसा आएगा, एक्सिस के अलोंग आएगा। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर जो टॉर्क रहेगा, एक्सिस से जो परपेंडिकुलर टॉर्क रहेगा उसको आपको कभी भी काउंट नहीं करना है। जो घुमाता है वो केवल वो टॉर्क होगा जो एक्सिस के पैरेलल रहेगा। भाई इस केस में डायरेक्शन जो आएगी टॉर्क की वो आएगी एक्सिस के पैरेलल, जबकि इस केस में जो टॉर्क आएगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा। देखो यहाँ पर आर ऐसा है और एफ ऐसा है। अगर हम देखें तो डायरेक्शन आर से एफ की तरफ घुमाइए, आर को अगर हम आगे बढ़ा लें, इस केस में पहले वाले केस में एफ ऊपर की तरफ था, आर इस तरफ था, ये तो है आर इस तरफ है। तो अगर हम देखते हैं इस तरह से डायरेक्शन किस तरफ आएगी, क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ पे टॉर्क आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इनवर्स। और एक्सिस कैसी है आपकी, वाई के लॉन्ग। यहाँ पर जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो फोर्स है वो आपका जेड के लॉन्ग है। भाई टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है कि नहीं होता। टॉर्क कैसा होता है भैया आपका, आर क्रॉस एफ होता है। आपका जो आर है वो किस तरफ है, इस तरह से आएगा, घुमाओ देखो, आर इस तरफ, आर के पैरेलल उंगलियां, और एफ अंदर की तरफ, वो अंदर की तरफ मोड़ेंगे, नीचे की तरफ आएगा आपका जो टॉर्क आएगा। वो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आर वेक्टर देखें तो आर वेक्टर तो माइनस आई कैप के अलोंग है, डायरेक्शन देखें तो क्रॉस लगा दो। एफ वेक्टर देखा जाए तो एफ वेक्टर माइनस जेड के अलोंग है, तो माइनस के कैप आई क्रॉस के किसके बराबर होता है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, पर आई क्रॉस जे आपका माइनस जे के बराबर होता है। टॉर्क किस डायरेक्शन में, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे आर कैप लगा दो, यहाँ पे एफ कैप लगा दो, टाउ कैप निकल आएगा इस तरह से। तो टॉर्क कैप किस तरफ आ गया, माइनस जे, तो यहाँ पर पैरेलल है किसके, एक्सिस के। तो आपको याद रखनी है बात जो मैंने आपको समझाई, इसको नोट न करें, इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया है। इसमें क्या है भैया कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जब हम कर रहे होते हैं तो हम आर क्रॉस एफ तो करते हैं, लेकिन आर क्रॉस एफ का केवल वो कंपोनेंट देखते हैं, आर क्रॉस एफ का हम केवल वो कंपोनेंट देखते हैं जो आपका जिसके लिए टॉर्क जो है वो एक्सिस के पैरेलल आ जाए। मतलब आर क्रॉस एफ केवल उस टॉर्क के लिए करना है आपको जो एक्सिस के पैरेलल है, यानी आर क्रॉस एफ का आपको वो कंपोनेंट लेना है जो एक्सिस के पैरेलल होगा। हालांकि बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके जो सिलेबस में है वो 99% क्या आता है, जो टॉर्क निकलवाता है वो एक्सिस के पैरेलल वाला ही टॉर्क निकलवाता है, आपको ध्यान रखना है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको आर क्रॉस एफ ही करना है। बस मैं आपको बता रहा था कि एफ और आर अगर परपेंडिकुलर है तो आर क्रॉस एफ करने पर आपका आंसर आएगा, पर टॉर्क आपका कितना आएगा, जीरो। ये घुमा नहीं सकता इसके बाद, टॉर्क जीरो आ जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, डेफिनेशन क्या है जरा समझे पहले। हियर टॉर्क अबाउट एन एक्सिस is equal to component of r vector cross f vector along the axis, along the axis। यहाँ पर पूरा r क्रॉस f आपको नहीं लेना, जो पूरा r क्रॉस f वो आपको नहीं लेना होता है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए आपके दरवाजा था, अगर मैं इसको तिरछा ऊपर की ओर खींचूं इस तरह से, तिरछा ऐसा बाहर की ओर इस तरह से, मान लीजिए दरवाजा इस तरह से, अब तिरछा ऐसे फोर्स लगाऊं इस पे कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में, मान लीजिए दरवाजा है और इस पे इधर फोर्स लगाता हूं ऐसा, तो एक कंपोनेंट तो ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, है ना। या फिर मान लीजिए मैं इस तरह से लगाऊं इस पे फोर्स ऐसा,
ऐसा इस तरह से फोर्स लगाऊं या इस तरह से फोर्स लगाऊं, तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। तो ये वाला जो फोर्स है ये भले ही आर के परपेंडिकुलर है, फिर भी इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसकी वजह से जो टॉर्क आता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर कभी टॉर्क नहीं होता, वो हमेशा एक्सिस के पैरेलल ही होता है। टॉर्क हमेशा क्या होता है, एक्सिस के पैरेलल ही होता है। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस तरह से आप लिख लो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये भाई पूरी बात थी जो मैंने आपको समझा दी एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ज्यादा डीप में यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, आपका आंसर वही है। टॉर्क निकालना यहाँ पर भी आपको वैसे ही है, टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा वही आपका आर क्रॉस एफ ही रहेगा, बस यहाँ लिख देंगे टॉर्क कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, एक इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो भाई जो बात है आपके समझ में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जरा आप ध्यान से सुनो और समझो। मान लीजिए आपके पास एक डोर है, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये आपको दे रखा है 2 मीटर, ये पॉइंट ए है। Find torque on door due to a force 3i cap plus 4j cap plus 3k cap देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। यहां पर सीधे सीधे आपको वो फोर्स लेना है, फोर्स की सिर्फ वो वैल्यू लेनी है जो आर के भी परपेंडिकुलर हो और एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो।
इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको देखनी है उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर आपका फोर्स काम करता हो। ठीक है भाई, जहां पर आपका जो फोर्स है वो काम कर रहा है वो डिस्टेंस आपको देखनी है सीधे सीधे। फोर्स का आप केवल वो कंपोनेंट लो जो आर वेक्टर यानी जहां पर पॉइंट काम जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको एक्सिस से मिला दो परपेंडिकुलरली, और फोर्स का आप केवल वो कंपोनेंट ले लो जो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ऐसा तो सिर्फ के क्या पाएगा भाई, देखो आर वेक्टर किसके लॉन्ग है, आर वेक्टर आपकी एक्स के लॉन्ग है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई के लॉन्ग है। जो फोर्स आप यहां लोगे तो टॉर्क की जो वैल्यू निकालोगे वो किससे निकालोगे, यहाँ पे आर इंटू एफ वेक्टर, सॉरी एफ परपेंडिकुलर, और ये जो एफ परपेंडिकुलर है ये एक्सिस के भी परपेंडिकुलर आपको लेना है। तो आर कितना है भैया 2, फोर्स सिर्फ आप 3 लोगे यहाँ पे 1 न्यूटन। भले जो आपका 4 है वो 2 के परपेंडिकुलर है, जो 4 है आपका वो 2 के परपेंडिकुलर, लेकिन जो आपका टॉर्क आएगा यहाँ पर 6, सिर्फ 6 आएगा। सिर्फ जो 3 वाला है इसी का ही टॉर्क निकल रहा है, क्योंकि इसका जो टॉर्क आएगा वो इस एक्सिस के अबाउट नहीं आ सकता, क्योंकि एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो इसी एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है जो किसी एक्सिस के पैरेलल ही हो सकता है, वो कभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। तो आपको हमेशा इस तरह से निकालना है यहाँ पे। अब तुरंत केवल वो कंपोनेंट ले लो फोर्स का जो एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, सिर्फ उसकी वजह से टॉर्क आएगा। जो एक्सिस के पैरेलल है उसकी वजह से भी टॉर्क 0 आ जाएगा, और जो आर वेक्टर के पैरेलल है उसकी वजह से भी टॉर्क क्या आ जाएगा 0। तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, सिर्फ जेड वाले का ही टॉर्क आपका यहां पर आएगा। अरे क्लियर है भाई? यहां पे लिख देता हूं एफ जेड, आर इंटू एफ जेड लिखना आप यहां पे, सिर्फ ये वाला 3 एफ जेड का फोर्स आ रहा है। जो एफ जेड है वही परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो टॉर्क की ये कहानी जो मैंने आपको यहां पर समझा दी। तो पॉइंट के अबाउट अगर आपको निकालना है तो बहुत इजी है। अरे भैया पॉइंट के अबाउट निकालना है तो बहुत इजी है। एक्सिस के अबाउट थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको, एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट के अबाउट तो बहुत ज्यादा इजी है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। क्लियर है भाई? तो टॉर्क आपको इस तरह से आपका निकालना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या है, जरा आप ये भी ध्यान से देखो। ये भी एक तरह का टॉर्क है। मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी पर 2 फोर्स आपके काम करते हैं। इस बॉडी के अलग अलग पॉइंट पे दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है, दोनों फोर्स कहलाते हैं कपल। एक बॉडी पर ऐसे 2 फोर्स जिनकी वैल्यू सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उनको बोलते हैं कपल। Couple are 2 forces applied on the same body at different points which are parallel, ठीक है, and opposite direction, parallel में और opposite direction में। और जो इनके एक्शन ऑफ लाइन है, इसकी एक्शन ऑफ लाइन ये और इसकी एक्शन ऑफ लाइन ये डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। इसे आप कपल नहीं बोल सकते। ये कपल नहीं है, ये कपल है जिनकी लाइन जो है वो अलग अलग है। इसकी लाइन अलग और इसकी लाइन अलग। अब इन दोनों की लाइन तो सेम हो गई, इनको मिलाओ तो एक ही लाइन पे आ गए दोनों फोर्स। एक ही लाइन पे नहीं आने चाहिए दोनों फोर्स, अलग अलग लाइन पे होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं भैया? कपल। तो इसके जो टॉर्क आता है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ कपल। तो इट इज डिफाइंड एज
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either force and perpendicular distance between them. The action of lines line of actions. The lines of action of force. Lines of action of forces. तो दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो लेनी है आपको। मान लीजिए भैया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह से जेड एक्सिस के अबाउट। ये डिस्टेंस आपने मान ली r1 और ये डिस्टेंस क्या मान ली भैया r2। तो टॉर्क है, ये मोमेंट का मतलब टॉर्क ही होता है। टॉर्क कैसे निकालोगे भैया आप? एक तो निकालोगे इस वाले फोर्स का, तो R1 और F आपस में परपेंडिकुलर आपको दिख ही रहे होंगे, दिख रहे हैं भैया R1 और F परपेंडिकुलर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो R1F ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन आएगी R से F की तरफ करें तो अंदर की ओर आ रही है, किस ओर आ रही है? अंदर की ओर। इसकी वजह से टाउ 2 मान लेते हैं, इसकी वजह से टाउ 1 मान लेते हैं, पहले अलग अलग निकालते हैं। तो टाउ 1 क्या आएगा? टाउ 1 आ जाएगा आपका R1 इंटू एफ, R1 इंटू एफ, वो भी कैसा? इनवर्स। डायरेक्शन कैसी आएगी? इनवर्स। टाउ 2 देखिए आप R2 इंटू एफ हो जाएगा, क्योंकि R2 और एफ परपेंडिकुलर है सीधे 90, RF sin थीटा 90 बन रहा है, यहाँ पे भी RF sin थीटा 90 बन रहा है, तो R2 इंटू एफ आ जाएगा। अब देखिए इसमें अगर R2 ऐसे और F ऐसे है तो हम कैसे पहुंचेंगे? R2 से F की ओर जब आप पहुंचोगे तो कैसे पहुंचोगे? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन अंदर की ओर होती है, सॉरी यहां अंदर की ओर नहीं आएगा, हाँ ठीक है, ये भी अंदर की ओर ही आ रहा है। क्यों? तो ये वाला भी कैसा है आपका? इनवर्स ही है। इस वाले में देखो, अगर ये देखें R1 इस तरफ है और F इस तरफ है, तब भी आपका क्लॉकवाइज तो आएगा R से F, क्लॉकवाइज मतलब यहां भी इनवर्स डायरेक्शन। तो टोटल टॉर्क क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2, ये हो गया। F कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ। तो मोमेंट ऑफ कपल इसी को बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल जो आपका इसी को बोलते हैं। अगर एक बॉडी पर दो फोर्स काम करते हो इस तरह से, दोनों के एक्शन ऑफ लाइन डिफरेंट हो, दोनों की वैल्यू इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो बॉडी को घुमाते हैं और उनके टर्निंग इफेक्ट को हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल, जिसकी वैल्यू नेट टॉर्क, टोटल टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो कैसे निकालते हैं इसका? भाई इन दोनों में से किसी एक फोर्स की वैल्यू और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी आपकी। क्लियर है भाई? तो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो जो बाकी बातें हैं टॉर्क की बहुत सारी बातें अभी बची हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा बढ़िया तरह से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।